हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या क्या है। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। इनके पहले और वीडियो अपलोड कर दिया गया है केमिस्ट्री के ऊपर, बिल्कुल आपने उनको देखा ही होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके उनको प्लीज़ देख ही लेना, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में आने का चांसेस है, राइट ना। तो वीडियो की ओर हम लोग आज बढ़ेंगे आगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, ठीक है। आज बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज देखने वाले हैं, राइट ना। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो केमिस्ट्री का नॉलेज हो, चाहे बॉटनी जूलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा आपको मिल सकेगा, राइट ना। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें भी आपने देखा कि जैसे केमिस्ट्री में 4 यूनिट है, वैसे ही यहाँ पर बॉटनी और जूलॉजी उसमें भी 4 4 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर करके दिया हुआ है। चलिए इनके सीधा हम लोग पैटर्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनका पैटर्न क्या है, देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर समझते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। असेसमेंट एंड एवल्यूशन क्या दिया है। तो यहाँ पर 100 नंबर का टोटल नंबर है, जिसमें से यहाँ पर 30 नंबर जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो 30 नंबर बताया गया है उसके ऊपर क्या क्वेश्चन है ना। तो इनके ऊपर ये इंटरनल और असाइनमेंट के ऊपर ये 30 नंबर है, ठीक है, जो कॉलेज के ऊपर है ना। और इंड सेमेस्टर एग्जाम, जिसको ईएसई के नाम से जानते हैं, इस पर 70 नंबर है। मतलब जब लास्ट में, सेमेस्टर के लास्ट में एग्जाम जब लिया जाएगा, उसमें 70 नंबर है, ठीक है। तो इनका कैसे डिवाइड है, जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा था, सेम टू सेम वैसे डिवाइड यहाँ पर किया गया है। तो इनको बताने का दिक्कत नहीं है, आप उनको जाके देख लेना उस वीडियो को। यहाँ भी पैटर्न सेम होगा फ्रेंड। यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ए बी करके सेक्शन करके बांटे गए हैं। और यहाँ पर एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आएगा और वो 4 नंबर का रहेगा, तो 20 नंबर यहाँ बन जाएगा। और सेक्शन बी में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि 4 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर 10 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये टोटल 40 नंबर का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और नीचे देखते हैं अब इनका आगे क्या दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं, इनके इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये फर्स्ट इकाई दिया हुआ है ना। और एक पूरा क्वेश्चन का पैटर्न है जो बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम जो इंपॉर्टेंट आपको बताते जाएंगे, प्लीज जाके उनको चिन्ह लगा लीजिएगा, और वहीं से क्वेश्चन बिल्कुल आने का चांसेस है। तो आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा समझ में आने लगेगा, राइट ना। एक देख सकते हैं आप, ये वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है, राइट ना। ये देखिए पहला यहाँ क्वेश्चन है, सबसे पहले दिया हुआ है निर्जीव वस्तु क्या है, उदाहरण दीजिए। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए कोई कुर्सी है, पंखा है, टेबल है, निर्जीव है ना, जिस पर कभी जान था ही नहीं, ठीक है। तो ये निर्जीव क्या चीज है, जिस पर जान नहीं है वो निर्जीव वस्तु है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे नॉर्मली पूछ सकते हैं, लेकिन इतना सरल सवाल आपसे नहीं पूछेगा, है ना। तो ये चिन्ह मत लगाइए। देखते हैं अगला, सजीव वस्तु के चारित्रिक विशेषता और गुणों को समझाइए। इनको चिन्ह आप लगा लीजिए, क्वेश्चन दूसरा को, ठीक है। सजीव वस्तु क्या चीज होते हैं, उनका चित्र बनाना है। उनका पूरा एक्सप्लेनेशन बुक में किया गया है, या जो भी आपके पास पढ़ने का मटेरियल है उसमें बताया गए हैं, तो उसको जाके आप जरूर पढ़िएगा। तीसरा दिया है, निर्जीव वस्तु श्वसन क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो उनके बॉडी में सेल नहीं पाए हैं कि पाया जाता है, क्या है, उनके बॉडी में श्वसन प्रक्रिया क्यों नहीं होता है ना। ये समझाया गया है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार, हल्का फुल्का देख लीजिएगा, है ना। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहले का जो सिलेबस था, अभी का सिलेबस है, इसमें फर्क सिर्फ ये है, इधर का क्वेश्चन उधर और इधर का उधर करके थोड़ा सा चेंज बस किया है। अब बाकी लगभग जो उनका पैटर्न है वही पुराना वाला पैटर्न में लगभग है, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है ना। अब बाकी क्वेश्चन तो लगभग वही है। प्लाज्मिड क्या है, प्लास्टिड क्या है ना। प्लास्टिड प्लास्टिड क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इनको चिन्ह आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए क्या दिया है,
प्लास्टिड है ना के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये ऊपर का अगर चिन्ह लगा लिए, ऊपर को पढ़ लिए तो नीचे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला और इंपॉर्टेंट बचा है, क्योंकि एक आपका यूनिट से कम 7 या 8 प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। अगर ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मोटी मोटा 10 प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, उतना में आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट ना। चलिए देखते हैं, ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना। चलिए और देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कोशिकाओं में पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ का नाम क्या है, बताइए, है ना। जेली जैसे पदार्थ मतलब ये एक तरह से साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, राइट ना। तो कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले जो चिपचिपा पदार्थ होते हैं, है ना, जिनको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, उनका नाम क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। उस वर्णक और कोशिका के अंगों का नाम बताइए जो पत्तियों को हरा कर देते हैं, बताइए। क्लोरोफिल आपने सुना होगा, है ना। तो ये हरा रंग क्यों प्रदान करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, इनको भी आप चिन्ह लगा सकते हैं, है ना। ये 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद होता है। आपको एक बात समझना होगा, पहले यहाँ कोशिका का क्वेश्चन अगर दिया होगा तो देख सकते हैं, राइट ना। नीचे में दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का 11 और 12 क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, जो विकसित प्राणी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वो यूकैरियोटिक के श्रेणी में आते हैं। और एक कोशिकीय जीव है अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो जिनका बॉडी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। मनुष्य यूकैरियोटिक में आते हैं, जो विकसित प्राणी है वो यूकैरियोटिक में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंट पूछा गया है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या केंद्रक होते हैं उपस्थित कि नहीं होते हैं, ये सवाल है। तो आप अंदर जाके पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, और ये 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा। क्या प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कि नहीं होते हैं, ये छोटा छोटा सवाल है, आप पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, राइट ना। तो इतना को हमने चिन्ह लगा दिया, 8 और 9 को नहीं लगाया, है ना। क्योंकि वो आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में अंतर अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहां सारा चीज क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पौधों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए, है ना। इनको भी आप चिन्ह लगा सकते हैं, इनको चिन्ह लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और उनके प्रमुख लक्षण को बताइए, ये भी वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन, ये 14 नंबर का क्वेश्चन, राइट ना। देखिए यहां पर 11 12 इंपॉर्टेंट है, 11 12 इंपॉर्टेंट है, और यहां पर पादप कोशिका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर केवल चित्र बनाना है। 14 15 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जड़ तथा तने में अंतर बताइए। आपको पता है जो जड़ होता है वो भूमि के अंदर में होता है, और जो तना होता है वो भूमि के ऊपरी भाग में होता है। तो दोनों में अंतर क्या है ये बताना है आपको, आप खुद दिमाग लगाइए। जो जड़ होते हैं वो खनिज लवण को अवशोषित करके रखते हैं ना, और जो तना होते हैं वो जड़ और ऊपर जो पत्ती वाला जो शाखा वाला भाग होते हैं वो दोनों को आधार प्रदान करते हैं, है ना। तो वहां संवहन का कार्य होता है, जाइलम फ्लोएम वहीं पर होते हैं। तो यहाँ पर अंतर आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। और देखते हैं कवक तथा शैवाल में अंतर क्या है। तो ये कवक और शैवाल से बिल्कुल प्रश्न हर बार हर साल बनते हैं, बिल्कुल मत छोड़िएगा। मोटी मोटा यहाँ 5 6 प्रश्न आपको मैंने बता दिया, राइट। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी में क्या अंतर है। तो ये अंतर वाला जो पार्ट है उनको बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ठीक है। और देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या है, सजीव और निर्जीव में अंतर पूछा गया है, जिसको आपने ऊपर पढ़ा, सजीव क्या है निर्जीव क्या है पढ़ा है, उसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। पादप और जंतु में अंतर, ये तो अंतर वाला पार्ट इतना सुंदर है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट ना फ्रेंड। तो इनको इस टाइप से पढ़िए कि बिल्कुल एग्जाम में आए और फंसी जाए, और बिल्कुल आप बना ही ले, राइट ना। चलिए और देखते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछा गया है, ठीक है। पादप कोशिका क्या है और जंतु कोशिका क्या है, दोनों में अंतर पूछा है। अब भी आपने देखा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होता है, उसी में अंतर आपको बताना है, ठीक है। कोशिका को परिभाषित करते हुए कोशिका के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाइए। अब ये देखिए कोशिका क्या होते हैं, है ना, हमारे जो शरीर होते हैं उनके संरचनात्मक और संगठन करने वाले जो भाग है वो कोशिका है ना।
तो सबसे छोटा भाग हमारे शरीर का देख सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर को बनाने वाला जो होता है वो कोशिका होते हैं, सेल होते हैं, राइट ना। तो ये सेल वाला पार्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना फ्रेंड। तो इतना प्रश्न जो हम आपको बताएं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं कुछ प्रश्न और इंपॉर्टेंट है क्या, ये देखिए। अनावृत बीजी है ना और आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं, ये दोनों में लक्षण पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों को आप चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक है। और दिया है देखिए जरा, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पुष्पीय पौधों की संरचना एवं कार्यों को समझाइए। ये पांचवा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला जो हमारा चैप्टर है, पहला जो यूनिट है, उसे हमने करीबन करीबन यहाँ पर 3 2 5 6 7 8 9 10 प्रश्न आपको मोटी मोटा हमने लगवा दिया। ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं जाएगा, तो ये तो सिंपल चीज है, आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में तो उनका दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड जो हमारा यूनिट दिया है यहाँ भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। पादप रसायन को परिभाषित करते हुए उनके महत्व को समझाइए, छोटा क्वेश्चन बनेगा। पादप रोग विज्ञान और इनके महत्व को समझाइए। पादप कार्यकी की परिभाषा क्या होते हैं बताइए, कि जो प्लांट होते हैं उनमें कैसे काम करते हैं, कार्यकी उनकी क्या होती है, उनको हमको एक्सप्लेन करने हैं। पादप वर्गीकी क्या होते हैं, इनके महत्व को समझाना है। और दिया हुआ है यहाँ पर, तो यही 2 3 प्रश्न छोटा छोटा आप पढ़ लीजिएगा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन उनके साथ में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, और अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आप जैसे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकें, राइट ना। देखिए वनस्पति विज्ञान क्या है, जो बॉटनिकल साइंस है, जो बॉटनी का जो विज्ञान है ना। तो ये क्या चीज होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए बॉटनी क्या है। पेड़ पौधे का पूरा अध्ययन करना क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है ना। और उनको उनके ब्रांच क्या क्या है, उनके शाखा क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल इनको मत छोड़िएगा। और देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन, देखिए पादप हमारे पास अकारिकी क्या होते हैं, इनके महत्व को वर्णन करना है, उनके महत्व क्या है उनको समझाना है। और देखते हैं कोशिका विज्ञान क्या है, इनके शाखा और महत्व को समझाइए, बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ना है, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। जो सेल विज्ञान होते हैं, सेल के जो साइंस होते हैं उनको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। कोशिका विज्ञान के पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उनको जाके आप पढ़ना, शाखाएं उनके क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग, छठवां क्वेश्चन देखते हैं ना, मानव जाति वनस्पति विज्ञान, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वानिकी को परिभाषित करते हुए शाखा और उनके महत्व को समझाइए, नहीं। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आठवां जो क्वेश्चन दिखा रहा है, अनुवांशिकी की शाखा और उनके महत्व को समझाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेरी एमपी क्वेश्चन यहाँ पर जो नवा क्वेश्चन दिखा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होते हैं, मतलब माइक्रो जो ऑर्गेनिज होते हैं, है ना, मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं। सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो उनके पीछे विज्ञान क्या है, सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं। तो ये बिल्कुल भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, पादप परिस्थिति को परिभाषित करते हुए उनके उप विभागों का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। पराग विज्ञान क्या है, आप जानते हैं पराग कोश, पराग कण आपने पढ़ा होगा। तो पराग विज्ञान क्या है, अगर पेड़ पौधों में परागकण नहीं पाया जाएगा तो एक नया पौधा नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड ऐसे टॉपिक को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके जीवन से, आपके पर्यावरण से ये मिलता जुलता चीज है, तो ऐसे चीजों को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ 11वां का चिन्ह आप लगा लीजिए। अगला देखते हैं, पादप जैव तकनीकी क्या होते हैं, इनके शाखा महत्व को समझाइए, बिल्कुल ये 12वां प्रश्न को भी आप चिन्ह लगा लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने यहाँ 6 7 प्रश्न आपको निकाल के दे दिया। और यहाँ पर अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर में, ठीक है। यूनिट नंबर तीसरा है अति लघुत्तरी, यहाँ भी प्रश्न है। पर्यावरण एवं बांस पर लेख लिखना है ना। ग्रामीण आजीविका में पौधों का योगदान क्या है, भाई बिना पौधों के जीवन चल नहीं सकता। पेड़ पौधे ही तो हैं जो हमारे जीवन को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे जीवन को हर तरफ से रक्षा करते हैं, कितने उनका यूजेस है,
पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शुद्ध हमको हवा नहीं मिल पाएगा, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में उनका कितना यूज है, क्या है, इनको पूछा गया है। ठीक है। आजीविका कहने का मतलब, आजीविका कहने का मतलब देखिए, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं अपने भोजन के लिए, अपने पूरे हर चीज की व्यवस्था जंगल के लकड़ी को काट के उनके प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है उनके अंदर में, आप जाके जरूर पढ़िए। ठीक है। जलाऊ लकड़ी को परिभाषित करते हुए ग्रामीण आजीविका में इनकी उपयोगिता को समझाइए। मतलब जो हम जलाने के लिए जिस लकड़ी को यूज करते हैं, है ना, तो वो जलाऊ लकड़ी क्या होते हैं, तो इनको आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। और जैव विविधता क्या होते हैं, देखिए होता क्या है, जैव विविधता का मतलब क्या है, एक समान होने के बाद भी जो जीवों में कोई भी प्रजाति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, राइट ना, एक विविधता पाए जाते हैं। विविधता, व्हाट इज दिस, क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, विविधता का मतलब क्या होगा। देखिए, हर प्राणी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ न कुछ रूप में अलग है, कुछ न कुछ डिफरेंट है। इस संसार में इतने मनुष्य है, लेकिन सब में कुछ न कुछ अंतर है। क्यों अंतर है, विविधता के कारण। तो इस विविधता के ऊपर एक हमको सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो जैव विविधता को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये चौथा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इनको जरूर आप पढ़िएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। ये वाला ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, अगर आपको लग रहा है तो ये पांचवा छठवा को आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, बाकी मुझे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है। और दिया हुआ है डियर स्टूडेंट यहाँ पर, ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान की भूमिका को समझाइए। देखिए, ये प्रश्न आए चाहे मत आए, लेकिन इनको इंपॉर्टेंट समझिए। क्यों, कि ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान का कैसे रोल है, इनको हर इंसान को पढ़ना चाहिए कि आपके और हमारे जीवन में ग्रामीण क्षेत्र में जो वनस्पति विज्ञान की भूमिका क्या है। वनस्पति अगर नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो क्या हमारे जीवन का विकास उतने अच्छे से हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है हो पाएगा, नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इनको आप जरूर पढ़िएगा। ग्रामीण, अगला क्वेश्चन है दूसरा इसका लॉन्ग में, ग्रामीण आजीविका में महुआ का योगदान। महुआ का जो पेड़ होता है ग्रामीण के क्षेत्र में, उनके लकड़ी को यूज करते हैं, उनके फूल लगते हैं, तो इनके बहुत सारे उपयोग हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है। और देखिए, तेंदुपत्ता के वृक्ष का परिचय दीजिए, उनके आर्थिक महत्व बताइए, तेंदुपत्ता का उपयोग किस काम में आते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन आईएमपी लगा लीजिए। अगला है चौथा क्वेश्चन, बांस के वानस्पतिक नाम बताइए। अच्छा, आपने पढ़ा होगा बांस के बारे में, है ना। जो बांस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मार रहा हूँ, देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर जितने कागज है बांस से बन रहा है, इनके इतने सारे उपयोग है फ्रेंड, बहुत सारे उपयोग है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल पढ़िएगा। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन को चिन्ह नहीं लगाना है, पांचवा को, लोक वनस्पति विज्ञान के अध्ययन की विधियों का वर्णन कीजिए, इनको भी नहीं लगाना है। ये आठवां नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे में देखिए जरा, जन जैव विविधता पंजी क्या होते हैं, उनको आपको समझाना है। देखिए, विविधता पाए गए, लेकिन उनके लिए पंजी बनाए गए, तो ये कैसे पंजी है उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इनको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है। चर्म रोग क्या है भाई, अगर कहीं स्किन में कोई रोग हो रहे हैं, आपके त्वचा पर कुछ इफेक्ट पड़ रहे हैं कुछ भी कारण से, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण इफेक्ट पड़ रहे हैं, चाहे पेड़ पौधों के कारण भी अगर इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, त्वचा संबंधित रोग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए, अस्थमा अथवा दमा रोग के सामान्य लक्षण और उनके उपचार को समझाइए, और उनके ठीक होने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे का वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको चिन्ह लगा लीजिए आप। पीलिया रोग के लक्षण और उनको प्रयुक्त, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले पौधे कौन है, जिनसे पीलिया रोग से क्या हो सके, हम बच सके। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से पौधा है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला देखते हैं, बांझपन के उपचार में उपयोग होने वाले पौधे का वर्णन करिए। तेरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ना, इनको भी चिन्ह लगा लीजिए। 14 भी देख लीजिए, डायबिटीज, है ना, अगर आपके बॉडी में शुगर जो आप ज्यादा ले रहे हैं, तो आपको डायबिटीज हो सकते हैं। तो उनके उपचार के लिए कुछ पौधे या कुछ भी वनस्पति का जो प्रयोग हम लोग करें,
तो ये हमारे किसके श्रेणी में आ जाएंगे, डायबिटीज से बचने के लिए लिए जाने वाले पौधे के श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर हमारे पास, 3 यूनिट कंप्लीट हो गए फ्रेंड। चलिए थोड़ा सा और बचा है, इनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये चौथा हमारे पास जो यूनिट है उनको हम लोग समझते हैं। ये देखिए यहाँ शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। आयुर्वेदिक जो सिद्धा है, यूनानी है, चिकित्सा पद्धति में इनका अंतर को बताइए। प्राचीन पूर्वज लोगों को याद करा रहे हैं कि उनको भूलना नहीं है भाई, उनका बहुत ज्यादा रोल है आपके जीवन में, ऐसे करके ये सारा चीज डाला गया है। अगला है यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाले कुछ जंतु उत्पाद का वर्णन करिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको चिन्ह आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है पंचभूत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पांचवा क्वेश्चन। और देखते हैं, यहाँ पर डियर स्टूडेंट टिप्पणी दिया हुआ है, आयुर्वेद और सिद्ध तंत्र की तुलना बताइए। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान क्या होते हैं उनको पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है जगदीश चंद्र बोस का विज्ञान में योगदान। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इनको आप चिन्ह लगा लीजिए बिल्कुल, और पढ़ना भी है इसको। और देखते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति एवं इतिहास का वर्णन करिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिएगा। और देखते हैं यहाँ पर रसायन क्या है और इसके क्षेत्र वर्गीकरण को समझाते हुए प्रमुख रसायनों की व्याख्या करिए। ये तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप चिन्ह लगा लीजिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली 10 औषधि पौधे का नाम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। सिद्ध पद्धति क्या है, इसकी उत्पत्ति इतिहास को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिद्ध पद्धति अगर आप पढ़ पाए तो ये क्वेश्चन आप सिद्ध पद्धति से, यहाँ 2 प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक को ऊपर को आप पढ़ ही लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है, इनकी उत्पत्ति और इतिहास का वर्णन करिए। ये 7वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद दिया है हरित क्रांति में डॉक्टर बीपी पॉल की क्या भूमिका है समझाइए। और गेहूं के काला रफ्त रोग, गेहूं में रोग हो जाते हैं उनके लिए, है ना, डॉक्टर केसी मेहता की क्या भूमिका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 11वां क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, इनको चिन्ह आप लगा लीजिए। फाइकोलॉजी क्षेत्र में डॉक्टर देसिकाचारी के योगदान को समझाइए। ये 12वां क्वेश्चन को भी आप चिन्ह लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर टिप्पणी दिया है फ्रेंड, बाकी और क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं लग रहा है इनको छोड़ के कोई और क्वेश्चन आएंगे। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कभी भी एग्जाम में अगर आ गए हैं तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और समय आपके पास बहुत कम है। कुछ और देखते हैं, यहाँ पर कुछ पौधे के बारे में, धतूरा के बारे में दिया है, हरित मंजरी के बारे में दिया हुआ है, कालबेग और कचनाकर, इसके बारे में दिया है। और सतावर के बारे में दिया हुआ है, नीम के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ नीम इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, और धतूरा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सतावर इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप जाके बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड ये हमारा 4 जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप सबको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और नया है चैनल में तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे जो भी साइंस से संबंधित रिलेटेड, उससे जो भी नॉलेज है आपको मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा इंपॉर्टेंट प्रश्न को बॉटनी का। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जूलॉजी की इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में फिर बने रहिएगा हमारे साथ में। अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ सके लिख सके। और लगभग जो एग्ज़ाम है वो 9-10 जनवरी के आसपास अनुमानित डेट बताया जा रहा है, कि 9-10 के बीच में टाइम टेबल भी आ गया है, उस बीच में एग्ज़ाम होना है। तो ये काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा। सेलेक्ट अगर क्वेश्चन कर दिए जाते हैं कोई टीचर के द्वारा तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ने लगते हैं फ्रेंड। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले और टॉपिक के साथ, अगले सिलेबस में देखेंगे अगले और विषय को। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।